अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, इस वक्त जेल भरो तहरीक कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का शिकार नजर आ रही है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये बताया है कि पीटीआई के सिर्फ 100 लोगों ने गिरफ्तारी दी है और उसमें से भी 80% लोग रिहाई चाहते हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि जेल भरो तहरीक में कुल मिलाकर 100 अफराद ने हिस्सा लिया, उसमें से 80% लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमें छोड़ दिया जाए। और उन्होंने ये बताया कि तमाम अफराद को 30-30 दिन के लिए जो है वो नजरबंद भी किया गया है और उनसे पूछा जा रहा है कि आप अपने आप को नजरबंद करना चाह रहे हैं या नहीं। लेकिन जो नजरबंद हो रहे हैं उसके हवाले से ये बात जो है वो सामने आ रही है कि उनको जो है वो ये डिमांड की जा रही है उनकी तरफ से कि हमें छोड़ दिया जाए। और इसके साथ साथ नाजरीन, मुल्तान के अंदर की सूरत हाल की अगर मैं बात करूं तो मुल्तान के अंदर जेल भरो तहरीक में जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनकी जानिब से गिरफ्तारियां दिए बगैर उन्होंने वापसी की राह जो है वो ली है। और पेशावर और रावलपिंडी के बाद जो है वो मुल्तान का ये सिलसिला जब शुरू हुआ चौथे रोज, तो उसमें शुरका जो है वो चौक पर तो पहुंचे, नारेबाजी भी की, लेकिन उसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची गिरफ्तारी करने के लिए, 3 जेल की वैन्स वहां पर मौजूद थी, तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्होंने इन वैन्स के साथ तस्वीर खिंचवाना मुनासिब समझा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दी। उसके साथ साथ नाज़रीन, हम प्रोग्राम के हिस्से में अगले हिस्से में बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हवाले से, क्योंकि ये कहा भी जा रहा है और वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने ट्वीट भी किया कि इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर जो फेक न्यूज़ है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। जो फेक न्यूज़ है वो जो हमारे नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, यानी कि जो हमारे मुआशी मफादात हैं, उनको नुकसान पहुंचा रही है, उनको हार्म कर रही है। तो बात करेंगे कि फेक न्यूज़ किस तरह से हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकती है। उसके साथ साथ इस वक्त जो हम बहुत ज़्यादा रूमर सुन रहे हैं डिफ़ॉल्ट के हवाले से, तो आपको बताएंगे प्रोग्राम में आज कि डिफ़ॉल्ट करना मुल्क का असल में होता क्या है और किस तरह से मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे ईयू डिसइंफो लैब में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश को बेनकाब किया है। और ईयू डिसइंफो लैब ने जो इंकशाफ किया है उसमें बताया गया है कि भारतीय खबर रिसान जो इदारा है उसने जो जिन सहाफ़ियों के बारे में, तंजीमों के बारे में, ब्लॉगर्स के बारे में जो हवाला देकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ और पाकिस्तान चीन के खिलाफ जो रिपोर्ट्स तैयार की हैं, जो रिपोर्ट्स फैलाई जा रही हैं, उनका कोई वजूद नहीं मिला है। इस पे बात करेंगे कि जो 5th जनरेशन वॉर है, जो इंफॉर्मेशन की वॉर है, इसके हवाले से क्यों इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। और पाकिस्तान अगर इस इशू को अगर प्रोमिनेंट भी करता है तो खातिर खा इसके रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिल रहे। और इस इंफॉर्मेशन की वॉर से किस तरह से लड़ा जाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो हमारी लैंड के ऊपर वॉर चल रही है उसका भी उसको सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम सिचुएशन पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ साहब और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन करिए सीनियर सलाहकार मोना आलम साहिबा भी। लेकिन उनके ज्वाइन करने से पहले अनवर रज़ साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। सर, ये कहिएगा, इस वक्त जो हम ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं, खासकर जेल भरो तहरीक की, कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब अगर तहरीक शुरू करेंगे तो कुछ शायद उनको खातिर खा रिजल्ट शायद मिले। उनका जो नैरेटिव था, वो जो उनकी जो डिमांड थी कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इस वक्त जिस तरह से तहरीक चल रही है दिख नहीं रहा है कि इमरान खान साहब अपने इस मकसद में या तारीख लेने में इंतखाबात की कामयाब हो सकेंगे। बिल्कुल, इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई तो उसके बाद उनके जो सियासी फैसले थे वो कारगर साबित नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने अवाम की ताकत के ज़रिए इंतखाबात की डेट लेने के हवाले से जो एक मार्च किया, अनफॉर्चुनेटली उन पर एक हमला हुआ। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जान तो बची। उस हमले के बाद खान साहब खासे कमज़ोर दिखाई दिए, क्योंकि फिर उन्होंने कोशिश की कि असम्बलियाँ तहलील करके शायद उन्हें इंतखाबात की तारीख मिल जाए और वो इस्टेब्लिशमेंट पर और मखलूत हुकूमत जो इस वक्त की है उन पर कोई प्रेशर डाल सकें। लेकिन वो दबाव भी उनका कारगर साबित ना हुआ। अब खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने के बाद ये मूव की कि जेल भरो तहरीक चलाई जाए। अब जेल भरो तहरीक भी उस तरह उनके मकासद पूरे नहीं कर पाई जिस तरह शायद वो समझते थे, और इस वजह से उनकी विद इन पार्टी जो है वो लोग जो हैं वो इज़्तिराब का शिकार भी हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और बाकी लोगों ने जो मेजर लीडरशिप थी उन्होंने गिरफ्तारियां दी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद उनकी इमीडिएट फैमिली ने या उनके करीबी लोगों ने ये एप्लीकेशंस फाइल की कि उनको रिहा किया जाए। देखिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का इमरान खान साहब को अब मुजाहरा करना पड़ेगा। उन्हें अब तक इंतखाबात की तारीख
नहीं मिली, और दूसरा वो कुछ गेन भी नहीं कर सके क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो मामलात थे वो खासे डिस्टर्ब हुए हैं अब भी, और वो उस तरह नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, और उनका इन्होंने इजहार खुद भी किया है। दूसरा, जो सियासी जमातों के खिलाफ उन्होंने एक महाज खड़ा किया हुआ था वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब उस पर लोग यकीन भी कम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को अब इकॉनमी से, मुल्क की स्टेबिलिटी से और हालात से गर्ज है। उनको एक दूसरे पर, सियासतदानों के जो इल्ज़ामात हैं, लोग सुन सुनकर तंग आ चुके हैं कि आप एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, और उसका जो खमियाजा है वो डेफिनेटली आवाम को भुगतना पड़ता है, और आवाम भुगत भी रहे हैं। देखिए, जेल भरो तहरीक से पहले अगर हम बात करें दोनों के असम्बलियों के वज़राए आला की, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा, इख्तलाफी नोट भी दिया कि असम्बलियाँ तहलील करने से हमें फ़ायदा हासिल नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। अब जेल भरो तहरीक का आई डोंट नो किसने खान साहब को ये मशवरा दिया, लेकिन उन्हें वो भी मकासद उनके हासिल नहीं हो पा रहे, और वो दिन ब दिन सियासी मुश्किलात का शिकार होते चले जा रहे हैं। मोना, आपसे भी आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा, इस तरह एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख के हवाले से केस चल रहा है, और उधर इमरान खान साहब अपनी तहरीक के थ्रू भी इंतखाबात की तारीख लेने में कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप समझ रही हैं कि जो तहरीक इस वक्त जेल भरो तहरीक के इमरान खान साहब ने शुरू की है, इसमें इमरान खान साहब कामयाब हो पाएंगे, कीपिंग इन माइंड इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है जेल भरो तहरीक की, जो कारकुनान है, जो हुक्मरान है इस पार्टी के अंदर, वो जाने को तो तैयार नहीं है? देखिए, दो तीन बातें हैं जेल भरो तहरीक को लेकर। पहली बात तो ये है कि क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक थी या क्या ये स्ट्रैटेजी गलत थी। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी खासी गलत स्ट्रैटेजी थी, इसमें कोई शक नहीं। सीधी बात ये है कि अगर अदालत, मेरा ये ख्याल है कि अगर अदालत, सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ रोज बाद 2 सूबाई असेंबलीज जो खान साहब ने डिसॉल्व की हैं, वहां पर इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं, तो मुझे नहीं पता इनकी कैंपेन कौन चलाएगा। मतलब सारे लोग अगर जेलों में हैं, इनकी ये बात कहना मैं नहीं समझती मुनासिब है कि कोई जेल नहीं जा रहा। काफी लोग जेल गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। शाह महमूद कुरैशी और बड़े बड़े लीडरान जेल गए हैं, आजम स्वाति, अली नवाज साहब, सदाकत अब्बासी साहब, जेल काफी लोग गए हैं। ये कहना गलत होगा कि जेल कोई नहीं जाना चाहता या वगैरह वगैरह, बल्कि इस तरह की कोई बालिहाना या जारहाना स्ट्रैटेजी जब हो तो हमारी आवाम बहुत एक वार्म वेलकम उसको करते हैं, और बड़ा होल हार्टेडली उसको वेलकम करते हैं, उसमें शिरकत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारी आवाम का जो सियासी टेम्परामेंट है वो कुछ इस तरह का है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये है कि ये क्या काम करेगी या नहीं करेगी। अभी तक खान साहब की जैसे बात हुई, बिल्कुल सही बात है, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं की। सूबाई असेंबलीज डिसॉल्व करने का मकसद ये नहीं था कि उन्हीं 2 सूबाई असेंबलीज पे इलेक्शन दोबारा हो जाए, वहां तो पहले ही खान साहब की गवर्नमेंट थी। बेसिकली मकसद ये था कि ये किसी तरह से पुश करना चाह रहे थे कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो जल्दी हो जाए, अपने वक्त से पहले हो जाए। उसमें तो वो दूर दूर तक कामयाब होते हुए नजर नहीं आते, बल्कि आज मैंने एक ट्वीट देखी है, एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि ये तो हमने एक जाल फेंका था पीटीआई के लिए कि जी आप अगर 2 सूबाई असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे तो हम जनरल इलेक्शंस करा देंगे, और अब ये जाल में फंस चुके हैं। ये अगर जाल था, जो कि मैं समझती हूँ सही बात है कि ये जाल ही था, तो ये खान साहब तो बड़ा सोच समझ के अपनी हिकमत अमली बनाने वाले सियासतदान है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो इस जाल में कैसे फंस गए, और वो वाकईतन फंस गए, और हुकूमत इसमें कामयाब हुई है। आपको याद होगा जो खान साहब ताना मारते थे गवर्नमेंट पे कि ये 26 किलोमीटर के वजीर आजम है, वो अब कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि अब 26 किलोमीटर नहीं, अब बल्कि मुल्क में जो इस वक्त पाकिस्तान है वहां पर तो कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, पीटीआई की कोई उनकी प्रेजेंस ही नहीं है। ऑब्वियसली ये एक प्रेशर ग्रुप होता, या आपका कोई एक आप एक प्रेशर बनाने की पोजीशन में होते अगर आप अपनी 2 हुकूमतों को इंटैक्ट रखते, बल्कि उनके थ्रू कुछ जारहाना काम करते। जारहाना काम आपने क्या करना था? आप तो अपनी पंजाब गवर्नमेंट से अपनी मर्जी की FIR तक ना कटवा पाए, तो जारहाना आपने क्या करना था? खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई मखलूत हुकूमत नहीं थी ना, खैबर पख्तूनख्वा में तो इनकी गवर्नमेंट थी, इनके ही PTI के ही चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान साहब। उन्होंने क्या किया? क्या JUI को जो वहां पर सबसे पिवटल इनकी मुखालिफ जमात है उसको कोई टफ टाइम ये लोग दे पाए? कतर नहीं दे पाए। ANP को दे पाए, कतर नहीं दे पाए। तो ये चीज इन्होंने नहीं की। उल्टा ये कि जो इनकी जो एक प्रेशर के लिए जो इनके कुछ एलिमेंट्स थे वो इन्होंने अपने हाथों से खुद खत्म कर लिए, और मैं नहीं समझती कि ये जेल भरो तहरीक इनके किसी भी काम आई है। हैविंग सेड दैट, मैं एक बहुत सख्त, मुझे इजाजत दीजिएगा, बड़ा एक सख्त मेरा इख्तिलाफी नोट है एक बात पे। ये शर्मनाक बात है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो जिस भी मकसद के लिए वो जेल गए हों। मैं तो कहती हूँ अगर उनके ऊपर कोई सीरियस चार्जेस भी हों, कोई करप्शन चार्जेस हों, उसके बावजूद किसी भी सियासी प्रिजनर को ट्रीट करने का एक तरीका होता है, बल्कि मैं कहती हूँ किसी नॉन पॉलिटिकल प्रिजनर को भी ट्रीट करने का एक तरीका होता है। कुछ बेसिक चीज है, जरूरियात हैं जो कि उनका हक होता है, चाहे जिनमें खाना पीना शामिल है, सैनिटेशन की सहूलत शामिल है,
मजिस्ट्रेट के सामने अपेयरेंस शामिल है, आप ये चीजें डिनाई नहीं कर सकते हैं, चाहे सियासी प्रिजनर हो या गैर सियासी प्रिजनर हो। और मेरी समझ से बाहर है, मुझे सुन के बहुत दुख तकलीफ हुई है और हुकूमत के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आया है इस बात पे कि जो ये बताया गया है कि जी उनको वैन में, प्रिजनर वैन में बंद कर दिया था, फिर उनको सैनिटेशन नहीं दी गई थी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और दूर दराज जेलों में डाला जा रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं उनको अपेयर होने दिया जा रहा। ये बड़ी परेशान कौन चीजें हैं और समझ नहीं आ रहा कि किस कानून के तहत गोया ये तमाम चीजें चल रही हैं। उनकी तहरीक फ्लॉप तरीन सही, लेकिन उनको तमाम उनके राइट्स बतौर प्रिजनर्स हासिल है, सियासी प्रिजनर्स को और ज्यादा हासिल है, गैर सियासी प्रिजनर्स को भी हासिल है। मेरी समझ से ये बालातर है कि ये किन कवानीन के तहत उनको ये राइट्स उनको डिनाई किए जा रहे हैं। एज पर ह्यूमन राइट्स लॉ ये हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ मोना, अगर आप ये कह रही हैं कि ये तहरीक जो है ये नाकाम तहरीक है, इसके बाद फिर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इमरान खान के पास? क्या उनके पास कोई इसके अलावा स्ट्रैटेजी है कि वो इंतखाबात की तारीख ले सके, या इसी तरह की तहरीकें हम हर 2 दिन बाद देखेंगे, आएंगी और खत्म हो जाएंगी? देखिए, स्ट्रेटजी तो आई थिंक उनके पास तब थी जब वो अपने कार्ड्स को सही तरह से खेलते। अगर ये लोग 2 सूबाई हुकूमतों को इस्तेमाल करते अच्छी तरह से, कुछ अच्छी हिकमत अमली बनाते, कोई जारहाना पॉलिटिक्स करते, किसी इनके बंदे को, जैसे अगर इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं जो कि बेजा हो रही हैं, अगर कोई इस तरह की चीज ये लोग करते, कोई पलटवार करते तो समझ आती। इनके अपने लोग फवाद चौधरी वगैरह, उनके समेत काफी सारे इनके लोग अपनी इसी गवर्नमेंट पर बरहम नजर आए कि जी आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक थी। तो अब तो मैं नहीं समझती कि पीटीआई के पास कोई कार्ड्स हैं। वो एट बेस्ट यही कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई स्ट्रीट पावर या स्ट्रीट स्ट्रेंथ ये लोग शो करें वो एक अलग बात है। वो भी आपको पता है कि इमरान खान साहब बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं, बदकिस्मती से उन पे कातिलाना हमला हुआ, जिसके बाद वो पीछे हट गए और फिर वो दोबारा नहीं निकले। आई थिंक उनके, देखिए, पीटीआई के पास एक ऐसी जमात है कि उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। उनको चाहिए कि अपने कंटेनर को थोड़ा रिवैम्प करें, अपनी सिक्योरिटी टीम को थोड़ा रिवैम्प करें और दोबारा निकले, क्योंकि मैं नहीं समझती, इन्होंने अभी अपने सारे कार्ड्स खुद खो दिए, खुद लूज किए। अब अगर इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं सूबाई असेंबली के, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इनकी कैंपेन कौन चलाएगा? सारे लीडरान तो अंदर है इनके, कैंपेन कौन चलाएगा पार्टी? तो मेरी समझ नहीं आ रहा, ये लोग खुद अपने ही लोगों को जेलों में भी डाल रहे हैं, खुद अपनी असेंबलीज को डिसॉल्व भी कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी फिलहाल काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को ऐसा करने के लिए कौन गलत गाइड कर रहा है। ठीक है, तो गलत गाइडेंस मिल रही है। अनवर साहब, आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो तमाम सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब भी इंतखाबात की तारीख लेने में नाकाम है और उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस चल चुका है जिसमें अब बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो चुके हैं, और उन क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो वो तो अब मामला काफ़ी डिले होता दिखाई दे रहा है। तो ये आम इंतखाबात के हवाले से जो ये तहरीक वगैरह सब कुछ चल रहा था, आपको लगता है कि इंतखाबात अब वक्त पर हो पाएंगे 90 रोज के अंदर? देखिए, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट पर है। जब सियासतदान अपने फैसले खुद नहीं कर पाते, पार्लियामेंट को खुद बेतौकीर करते हैं, इदारों को खुद कमज़ोर करते हैं और अपने फैसले जब दूसरे इदारों पर छोड़ते हैं तो फिर उन्हें उनका मरहूने मिन्नत होना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके कानूनी, आइनी और तमाम सियासी पहलुओं के साथ साथ ग्राउंड रियलिटी का भी जायज़ा लेगी और उसके बाद इस पर डिसीजन करेगी। अब उसके डिसीजन के बाद जो है वो इंतखाबात काबिल अमल होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जिनसे इंतखाबात की तारीख मांग रहे हैं उसी इलेक्शन कमीशन के नीचे जिसमें इंतखाबात होने, आप उनको इतना कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं कि उनके नताइज फिर आप कैसे तस्लीम करेंगे? जब इंतखाबात के बाद कोई पार्टी हारेगी तो वो बिल्कुल इल्ज़ाम लगाएगी और यही धमा चौकड़ी होगी जो आज हम देख रहे हैं। और जो जीतने वाली होगी हुकूमत, वो मखलूत हुकूमत शायद बना सके या ख़ुद बना सके 2/3 अक्सरियत के तहत, उसे भी काम नहीं करने दिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि इन तमाम सियासी जमातों को अब इस वक्त अपनी सियासत से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा। वो कोई भी सियासी जमात हो, खान साहब को ज़्यादा सियासी मेच्योरिटी का करनी पड़ेगी क्योंकि वो रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, अपनी हुकूमत उनकी ख़त्म हुई है, उन्हें पता है कि मुल्क इस वक्त कितने क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन वो ना जाने किस दुनिया में रहते हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा किया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट पर जब उनके हक में फैसला नहीं आता उन पर तनकीद करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो आड़े हाथों लेते हैं, तमाम सियासी जमातों को वो चोर डाकू कहते हैं। तो मुझे बताएं, इस मुल्क के वो इदारे कि जिन्होंने इस जमहूरियत को आगे लेकर बढ़ना है या उनका कोई कंट्रीब्यूशन है, उनके साथ अगर आपका बिगाड़ पैदा होगा तो आप इंतखाबात की तारीख कैसे लेकर पाएंगे? जमहूरियत में तो अवामी ताकत
पर यकीन रखा जाता है। लेकिन अब जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अवाम में एतमाद खोती चली जा रही हैं। अब लोगों में शऊर बेदार होता जा रहा है कि यहाँ इस मुल्क में जो अशराफियाँ हैं वो तो बिल्कुल ठीक जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो बिल्कुल अब ग्रास रूट लेवल से भी नीचे चला गया है। उसकी जिंदगी बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। कमर तोड़ महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। अब अवाम समझते हैं कि क्यों ना इन अशराफिया से जो इनको फैसिलिटेशंस हैं, जो उनको सहूलियात हैं, वो वापस ली जाएं। अब ये बातें होना शुरू हो गई हैं सोसाइटी में। जब इस तरह की गुफ्तगू होती है तो फिर इन सियासतदानों को सोचना होगा। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इस मुल्क में जब गैर मामूली हालात होंगे, मेरी मुराद है कि दहशतगर्दी पर भी तो आपने काबू पाना है। शायद अब उस तरह पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा जिस तरह इस मुल्क में KPK में दहशतगर्दी हो रही है, वो एक स्ट्रेटजी के तहत नहीं किया जा रहा। लेकिन जो हुकामे बाला हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हुक्मरान है, जो वज़ीर आज़म है, उनको पता है KPK में, सिंध में और बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। इमरान खान साहब, मैं समझता हूं कि अब तक जो उन्होंने फैसले किए हैं वो बिल्कुल उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। वो सियासी तन्हाई का शिकार होते चले जा रहे हैं, क्योंकि विद इन पार्टी उनके जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि खान साहब ये फैसले दुरुस्त नहीं कर रहे, लेकिन उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो खान साहब को ये बता सके कि खान साहब इससे पार्टी को और आपको नुकसान हो रहा है और आइंदा भी होगा। आपने देखा, हम हमेशा ये बात करते आ रहे हैं कि खान साहब सियासी फैसले नहीं कर पा रहे, सियासी मेच्योरिटी शो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होगा। कार्ड्स भी प्ले नहीं कर पा रहे। मोना, लास्टली ये बताइएगा कि एक तरफ अब हम ये देख रहे हैं अभी तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। अब इस सूरत हाल में जो 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने की बात थी, उसका कौन ख्याल रखेगा, उसकी जिम्मेदारी फिर किसके ऊपर होगी? अब सुप्रीम कोर्ट ये बात तो कर रही है कि हमने आज खुद नोटिस इसीलिए लिया है ताकि इस मामले को देखा जाए और आइन की तौहीन ना हो सके। लेकिन जिस तरह से अब ये केस चलता दिखाई दे रहा है, ये 90 रोज में इंतखाबात दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर इसके आइन की टेक केयर कौन करेगा? एक्चुअली बात ये है कि आइन में ये बात सही है कि जिन जगहों पे ये प्रोविजन है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो, वहां पर ये भी बात है कि अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल हो तो उस केस में डेफरेंस हो सकती है, डेफर हो सकते हैं इलेक्शन। ये आइन में यकीनन प्रोविजन मौजूद है और कुछ जो शिफे हैं आइन की वो ये बड़ा क्लियर कट की बात कहती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज देखनी है कि क्या गैर मामूली सूरत हाल है भी मुल्क में या नहीं है, या बनाई जा रही है, या ये चीज थोड़ी आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। मुझे देखें, इसमें कोई शक नहीं, रत्ती बराबर इसमें शक नहीं कि हुकूमत इस वक्त इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती। उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। राजनपुर आज जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं जो अभी आ रहे हैं, नताइज कुछ मौसूल हो रहे हैं, आई थिंक आधे नताइज मौसूल हो चुके हैं और कुछ 16,000 वोट की जो मैंने आखिरी हद तक फॉलो की है, PTI के जो उम्मीदवार हैं उनको लीड हासिल थी। तो ये तो क्लियर चीजें सामने है। जितनी बातें मैंने आपको इससे पहले बोली कि इन तमाम चीजों के बावजूद, PTI की स्ट्रेटजी ना होने के बावजूद, PTI के तमाम लीडरान जेलों में होने के बावजूद, कोई भी चीज काम ना करने के बावजूद, एस्टेब्लिशमेंट से तल्ख तरीन ताल्लुकात मौजूदा इस वक्त जो प्रेजेंट सूरत हाल है वहां पर होने के बावजूद, इसमें कोई शक नहीं कि अवाम का अगर हम देखें कि मैंडेट कहा जाता है तो वहाँ क्लियरली PTI टर्न्स आउट टू बी द विनर। और गवर्नमेंट को इस वक्त जो अपनी जो उनका वोट बैंक है वो मुसलसल रोज बरोज गिरता हुआ नजर आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा एक इलेक्शन मुहिम पर निकली हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या इलेक्शन मुहिम कर सकती है, क्योंकि उनकी तो अपनी पार्टी में उनको इलेक्शन मुहिम की जरूरत है। उनकी आधी से ज्यादा पार्टी उनसे खफा है और वो उनका अदाला नहीं कर रही हैं। वो अपने आप को एक बलून में रखना चाहती हैं और वो अपनी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो सुनना चाहती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत की कोई जमात, पीपल्स पार्टी तो मानती नहीं है आज तक कि हम गवर्नमेंट में। उनसे आप कोई सब सवाल पूछे वो कहते हैं हम तो है ही नहीं, हम तो इनके साथ साथी हैं, असल जमात तो PMLN है, हमें क्या पता। तो ये बड़ी अजीब सी एक मायूब सी सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं। और गवर्नमेंट इस वक्त इलेक्शंस नहीं चाहती है और जो इलेक्शन नहीं चाहती, और अब ये भी देखना है कि जो इस वक्त सूरत हाल है। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया मोना, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मोना आलम साहिबा। और अब सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे मोना ने भी उठाया कि जो तमाम सिचुएशन है ये मैन मेड है या ये वाकई में इस वक्त सिचुएशन जो है वो वर्स्ट होती जा रही है और इस सूरत हाल के अंदर इंतखाबात नहीं पॉसिबल। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका आने वाला वक्त ही जवाब देगा। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे क्या वाकई मुल्क डिफॉल्ट का शिकार हो चुका है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त एक सवाल है जो मौजूए बहस बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है या नहीं।
इसी में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे मुआशियात सैयद शब्बर जैदी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर आप बार बार ये बात दोहराते हैं कि टेक्निकल तौर पर तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इसका सिर्फ मसनूई तरीक़ों से डिफ़ॉल्ट होना जो है वो उसको डिले किया जा रहा है, उसको मुअख्खर किया जा रहा है। सर एक सवाल है बड़ा जो मैं चाहूँगी आम आवाम को भी आप समझाएं। एक तो डिफ़ॉल्ट जब करता है मुल्क तो उसकी क्या सिचुएशन होती है और क्या वाकई में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये असल में थोड़ी चीज़ें जो है वो समझी नहीं जा रही है। और मैंने 16 दिसंबर 2021 को एक तकरीर की थी हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची में, जो कि मीडिया ने बहुत रिले की थी, इसलिए कि मैं इमरान खान के करीब रहा हूँ और आज भी हूँ, और उस वक्त उनकी गवर्नमेंट थी। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि पाकिस्तान जो है बहैसियत मुल्क के ये एक दिवालिया मुल्क है, दिवालिया हो चुका है। मैंने लफ्ज गोइंग कंसर्न इस्तेमाल किया था, जो हमारी अकाउंटिंग की टर्म है। अब मैं आपको अपना मतलब समझा देता हूं और वो क्या चीज मैं कह रहा था वो समझा देता हूं। मैंने ये कहा था उसमें कि कोई भी मुल्क होता है वो अपनी दो अकाउंट्स मेंटेन करता है। एक अकाउंट होते हैं फॉरेन करेंसी में और एक अकाउंट होते हैं रुपी में। रुपी का मतलब ये होता है, फॉरेन करेंसी का मतलब ये होता है कि उसके पास कितने डॉलर आ रहे हैं और कितने डॉलर जा रहे हैं, और क्या उन डॉलरों से वो अपने जो कर्जे लिए हुए हैं वो अदा कर सकता है। ठीक है। दूसरा होता है रुपी का कि कितने रुपए वो कमा रहा है और कितने रुपए वो खर्च कर रहा है, और क्या उसके पास आइंदा दिनों में रुपए इतने होंगे कि अपने कर्जे अदा कर दे। पाकिस्तान इन दोनों अकाउंट्स में दिवालिया हो चुका है, इसलिए सेंस में कि रुपी के वो अपने जो डॉलर उसके पास आ रहे हैं और जो डॉलर उसके पास जा रहे हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकता। ये रुपी अकाउंट में तो हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम नोट छाप कर अपना पैसा पूरा कर लें, मगर डॉलर अकाउंट में हमारी चॉइस नहीं होती कि हम डॉलर छाप नहीं सकते। तो डॉलर अकाउंट में जब शॉर्टफॉल आती है तो वो अल्टीमेटली चली जाती है डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने बैरूनी कर्जे की जब किस्त आएगी तो वो पे नहीं कर सकेंगे। अब इसकी दो शक्लें हैं। पहली शक्ल ये है कि अगर किस्त आएगी तो आप अदा नहीं कर सकेंगे, और दूसरी शक्ल ये है कि आज अगर आप निकालें कि आइंदा दिनों में कितने हमारे पास डॉलर आने वाले हैं और क्या हम किस्तें हम अदा कर सकेंगे, तो वो है। पाकिस्तान जो है उसने अभी तक कोई किस्त ऐसी नहीं है जो अदा नहीं की, तो इसलिए वो प्रैक्टिकल डिफॉल्ट में नहीं है, इस सेंस में कि जो किस्त आई है हमने अदा कर दी, उधार लेके कहीं से अदा कर दी। मगर अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के आइंदा दिनों में क्या डॉलर आने वाले हैं और क्या डॉलर जाने वाले हैं, उसकी बुनियाद पे क्या पाकिस्तान अपने कर्जे अदा कर सकता है या कभी भी और डॉलर अकाउंट में बैलेंस हो सकता है। तो पाकिस्तान की आज जो प्रोजेक्शन है, जो IMF ने दी है और जो हमारी प्रोजेक्शन भी है, वो पाकिस्तान के कभी किसी भी हालत में आज अपने कर्जे अदा करने की शक्ल में नहीं है। तो पाकिस्तान टेक्निकली एक मुल्क है जो कि बैंक करप्ट है, जिसके पास फॉरेन करेंसी की शॉर्टफॉल है और जो उसके पास कोई अभी अपेरेंटली रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो ये होती है डिफॉल्ट की एक शक्ल। दूसरी शक्ल डिफॉल्ट की ये होती है कि आप अपने इंपोर्टर, जो चीज इंपोर्ट अलाउड है आपको, कि अगर आपको चीज अलाउड है पाकिस्तान में कि आप दवाएं मंगवा ले, कोई चीज मंगवा ले, और आप बैंक को कहते हैं कि मेरे से रुपए ले और आप मुझे डॉलर में ये दवा लाके दे दें, तो वो LC खुलती है और पैसे आ जाते हैं। आज पाकिस्तान में पाबंदी लगी हुई है कि अगर आप रुपए लेके जाएं तो वो कहते हैं हम आपकी LC नहीं खोलेंगे। ये भी एक डिफॉल्ट की ही शक्ल है। तो पाकिस्तान जो है, ये मैंने ही बात शुरू की थी और मैं ही आज इस पे कायम हूं। और ये सारे लोग जो 2021 में जब ये मैंने बात की थी, ये सब हंस रहे थे, इनको समझ नहीं आ रही थी। तो अब ये सारे मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, और ये आप भी सवाल कर रही है और सारे लोग ये बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली या तो ये स्लो है, ये नालायक है, या ये मुनाफिक है, ठीक है। क्योंकि इनको या तो
आपने एक और जी। स्टेटमेंट भी दी थी, आपने कहा था रूस यूक्रेन वगैरह अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो इससे उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, उनकी मईशत बल्कि उल्टा दुरुस्त हुई। तो क्या पाकिस्तान भी अगर डिफॉल्ट करता है तो उसके बाद पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सकता है? नहीं, देखिए बात ये होती है, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अच्छा। हमारी जो कौमी रवैये है, जो हमारा तरीका है, जो हमारी एशिया हैं, जो हमारे पास 85 मिनिस्टर हैं, जो हमारे तरीका रहने सहने का है, पेट्रोल का खर्चा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो और जो हम देख रहे हैं कि जो 5-7-8 महीने या 10 महीने से 12 महीने से जब पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हम कोई कौमी रवैये में तब्दीली नहीं कर रहे और हम ये नहीं फैसला कर रहे कि हम अपने घर को सही करें। हम इसी में लगे कि आईएमएफ आ गया, आईएमएफ चला गया, आईएमएफ आ गया, आईएमएफ चला गया। तो इस सिचुएशन में साइकोलॉजिकल मैटर में मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम को जगाने के लिए और इनको इंसान बनाने के लिए हमें शायद डिफॉल्ट में जाना पड़े। अच्छा। और ये इंसान नहीं बनेंगे जब तक इनको डिफॉल्ट नहीं होगा, जब तक ये पेट्रोल की लाइनों में नहीं लगेंगे, जब तक इनको छित्तर नहीं पड़ेंगे, ये सीधे नहीं होंगे। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की अशराफिया की। तो ये जो पाकिस्तानी हैं, ये एक बेहिस्सी कौम है। इनको आइडिया नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये बकवास करते थे सारा दिन बैठ के एक दूसरे के खिलाफ। तो इनको मैं एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए पाकिस्तानी कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाए, मगर जो पाकिस्तान के आम आदमी, पाकिस्तान की अशराफिया का, पाकिस्तान के सियासतदानों का, पाकिस्तान के मीडिया का, मैं आपको भी कह रहा हूं, जो आपका रवैया है उसमें पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि वो डिफॉल्ट में जाए और इंसान बने, ना कि वो इसी तरह टिंकरिंग करता रहे। ठीक है। एक और सर इसमें एक अहम क्वेश्चन ये भी है, कहा यह जा रहा है कि चूंकि अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, डिफॉल्ट कर सकता, आप भी कह रहे टेक्निकली ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो चुका है, तो एक डिमांड की जा रही है जो हम मुख्तलिफ हलकों में सुन रहे हैं कि डिफेंस बजट जो है वो कट कर दिया जाना चाहिए, उसमें कमी लानी चाहिए। सर आप ये समझते हैं इस वक्त खास जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो डिफेंस बजट कम करना एक सोल्यूशन हो सकता है? सर आपकी आवाज सब्जेक्ट है जी। डिफेंस का जो खर्चा है वो एक सब्जेक्ट है जिसमें डिस्कशन होनी चाहिए, मगर जो इस वक्त पाकिस्तान का शॉर्टफॉल है उसमें जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का शॉर्टफॉल है उसमें डिफेंस की इंपोर्ट मेजर फैक्टर नहीं है। हमारा जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि हमारी $70 बिलियन की इंपोर्ट है, $70 बिलियन, 70 अरब डॉलर की, उसमें से $28 बिलियन हमारी एनर्जी की इंपोर्ट है। एनर्जी मींस पेट्रोल, डीजल, कोल, ये हमारी इंपोर्ट है। तो हम पाकिस्तान में अपनी इंपोर्ट को, जब तक कोल वाली इंपोर्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, एनर्जी की इकोनॉमिक्स सही नहीं करेंगे, पाकिस्तान नहीं चल सकता। जो आप डिफेंस की बात कर रही हैं वो एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है, यस आई एग्री, और मैं इस बात का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूं और इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहता हूं कि कश्मीर का फैसला, मैंने आज ही ट्वीट किया है कि 3 जंगें लड़ी हैं हमने, कश्मीर का फैसला जंग से नहीं हो सकता, और मॉरल सपोर्ट हम कश्मीरियों की जारी रखेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया फिर पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप होनी चाहिए। आप लोग ये याद करें कि इस वक्त यूक्रेन में और रूस में जंग हो रही है, और जर्मनी जो है नेटो का हिस्सा है, फ्रांस नेटो का हिस्सा है, मगर रशियन गैस जर्मनी भी जा रही है और रशियन गैस वहां भी जा रही है। हम तो पागल से लोग हैं, हमें ना अकल आती है ना मौत आती है कि हम ये रियलाइज करें कि हम अपने मुल्क को, देखिए इसमें हमारी एक बात याद रखें, पाकिस्तान जब से बना है 47 से लेकर 2023 तक अपने जीडीपी का 4% डिफेंस पे खर्च करता रहा है। 4% ऑफ जीडीपी, जो दुनिया का हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। ठीक है, ये मैं आज इस साल की बात नहीं कर रहा, 75 सालों की बात कर रहा हूं। ये हमने किसके लिए खर्च किया? ईस्ट पाकिस्तान हम बचा नहीं सके, लॉ एंड ऑर्डर हमारा कहां का कहां है, कश्मीर हमने आजाद नहीं कराया, तो ये हम क्या, कौन सी खेल खेल रहे हैं? ये क्या हाल में इंडिया के डिफेंस बजट के साथ हमें कंपेयर करना, आप समझते नहीं बेवकूफी है? नहीं, आप कर ले। अच्छा। आपके रिजर्व 3 बिलियन है, उनके रिजर्व 640 बिलियन है। आप में अगर जरा सी भी अकल है तो आप इस तरह की बात नहीं करेंगी।
आपके पास अपने अपने गाड़ियों का पेट्रोल नहीं है, आप जंग लड़ने जा रही है। बिल्कुल। अब क्या बातें कर रही है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास डेटरेंट मौजूद है न्यूक्लियर का, और अब तो उल्टी बात है, वो जंग क्यों करेंगे हमसे? उनके पास कश्मीर है, वो क्यों जंग करेंगे हमसे? बिल्कुल। आप मेरी बात सुने ना, आप तो अपने घर में जंग कर रहे हैं, आप तो हम अपने घर में जंग कर रहे हैं, वो पागल है आपके घर में जंग करेंगे। उनको पागल कुत्ते ने काटा है कि वो आपके मुल्क में आ जाएंगे और तालिबान को अडॉप्ट कर लेंगे। वो तो इस वक्त पाकिस्तान तो इंडिया के फेवर में जा रहा है। अगर पाकिस्तान बाकी रहता है तो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बात होती है तो तालिबान इंडिया के अंदर चले जाएंगे। तो वो तो ये तो आप हमें टर्म्स ठीक करने की भी जरूरत है इस तमाम सिचुएशन। आप पता नहीं क्या बातें कर रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इंडिया के रिलेशन में आप लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। इंडिया का बजट डिफेंस का क्या बातें कर रहे हैं यार, खुदा का वास्ता है। आपने उनकी रिसेंट कंपैरिजन कॉमनली किया जाता है। कर रहे तो करते रहे, ठीक है। लोग भूखे मर जाएंगे, करते रहे बैठ के कंपैरिजन। लोग भूखे मरेंगे, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं होगी, आप कंपैरिजन करते रहे। और नहीं, मुझे बताएं ना कि आप जंग करना चाह रही हैं। नहीं सर, हम क्यों जंग करना चाहेंगे, हम तो चाहते हैं हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक हो। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हमेशा डिफेंस बजट को कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि डिफेंस बजट को कम किया जाना चाहिए उस सूरत हाल में जब इस वक्त पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक नहीं है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। चला, मेरे पास अगर बहुत सारे पैसे भी हो और मैं बहुत रिच भी हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं जाके क्या बिल्कुल ये तो बिल्कुल जिहालत वाली बात है ना कि आप इंडिया के साथ 3 जंगें आप लड़ चुके हैं ना, शौक पूरा नहीं किया आपने। क्या अभी भी शौक है आपको? आपकी 3 जंगें हो चुकी है ना, तो आप क्यों लड़ना चाह रही है, बता दे मुझे। सर मैं नहीं करना चाह रही, कोई भी नहीं करना चाह रहा सर। पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट समझ आ गई है। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। हमारे साथ हमारे मौशियात शब्बर जैदी साहब मौजूद थे। ब्रेक के बाद हम अनवर रज़ा साहब से पूछेंगे कि इस वक्त कहा तो जा रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टेक्निकली देखा जाए तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कर्जे पूरे करने के लिए या वापस रिटर्न करने के लिए पैसे तो नहीं है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आज जो वजीर खजाना ने उठाया कि फेक न्यूज भी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को खराब कर रही है, तो इससे पूछेंगे वो कैसे डिस्टर्ब कर सकती है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अनवर रज़ा साहब, इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है इंडिया, हम देखते हैं हमेशा पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करने के लिए कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करता है। इस बार फिर EU डिसइंफो लैब ने एक और भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो नाकाम किया, और ये कैटेगोरिकली सामने है। कुछ जाली रिपोर्ट्स जो AIN का इदारा जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। इससे तो ये साबित होता है कि जो भारत है वो पाक फ़ौज की जो इंटेलिजेंस है और उनकी जो काबिलियत है उससे वो खाइफ है, क्योंकि वो हमेशा कोशिश करता है कि हमारे हमसाया मुल्क पाक चीन जो दोस्ती है उसको डिस्टर्ब किया जा सके। और आप अगर ये भी देखें कि इसके साथ साथ वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए प्रोपेगेंडा के साथ साथ प्रैक्टिकली भी कुछ कर रहे हैं। और हमने एक डोजियर जो था वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, उनकी एजेंसी जो रहा है वो इसका हिस्सा है। इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। प्रोपेगेंडा तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जिस तरह फंडिंग की जा रही है, जिस तरह अफगानिस्तान को की ज़मीन को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह तालिबानाइजेशन की जा रही है, इस सब के पीछे भारत है। और भारत चाहता है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि शायद उनके जो एटमी एहसासे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए, और वो इस पर प्रैक्टिकली अमल भी कर रहा है। आपने देखा हो कि वो कश्मीर का मामला हो या पाकिस्तान में एटमी एहसासों की बात हो या माशी सूरत हाल हो, तो हमेशा इंडिया के जो मीडिया है उन्होंने न सिर्फ फेक न्यूज़ का सहारा लिया बल्कि बेबुनियाद जो प्रोपेगेंडा है उसको प्रमोट किया और उस पर रिपोर्ट्स भी बनाई। आज भी इस हवाले से जो है वो आपके सामने है कि इन तमाम रिपोर्ट्स का कोई वजूद नहीं है। इससे साबित ये होता है कि भारत जो है वो सच को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है, और कश्मीर के काज को भी इसी तरह उन्होंने नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को भी इसी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये हमें और हमारे मीडिया को गौर करने की जरूरत है कि हमें भी इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना है और इस हकीकत को अयां करना है कि भारत झूठ को सच करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से वो कश्मीर में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं उनको रिपोर्ट नहीं करने देता। ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, वहाँ का जो मीडिया है उनको भी जेलों में बंद किया जा रहा है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी वहाँ का विजिट नहीं करने दिया जा रहा। इसी तरह पाकिस्तान में भी वो पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए और आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो इमेज है उसको डैमेज करने के लिए कोशिशें कर रहा है। वक्त खत्म हो चुका है अनवर साहब। इस इंफॉर्मेशन की जंग में हमें भी इंफॉर्मेशन के साथ ही आगे अपनी पॉजिटिविटी, अपने मुल्क का जो एस्पेक्ट है उसको उजागर, उसके इमेज को उजागर करना होगा। वक्त खत्म हो चुका है, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।